हेलो एवरीवन। आज हम फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फिनलैंड स्टडी वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसमें आपकी एकेडमिक परसेंटेज चाहिए होती है, चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर मास्टर्स के लिए। आपको इंग्लिश के टेस्ट जैसे कि आईएलटीएस, पीटी, टॉफल देना पड़ेगा या उसके बिना भी चल सकता है, और उसके बिना कैसे होगा। फिर बात आ जाएगी कि आप अपने स्पाउस और बच्चों को देखिए यहाँ पे साथ लेके जा सकते हैं, बड़ी कॉमन बात है, पर वो कैसे लेके जा सकते हैं, और अगर आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है तो उसके क्या वर्क राइट्स हैं, आपके क्या वर्क राइट्स हैं वहाँ पे, एंड बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा कि अगर वर्क राइट्स मिल रहे हैं वहाँ पे काम की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है आजकल। फिर बात आ जाएगी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कितना है, आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली उसके बाद आपके पास कितना टाइम होगा वहाँ पे रहने के लिए। फिर पीआर के क्या रास्ते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं आपको कहाँ करना चाहिए, कैसे प्रोग्राम में करना चाहिए, और क्या यहाँ पे मार्केट में कुछ ट्रैप्स हैं और स्कैम्स हैं जिनसे बच के आपको चलना है, ताकि आप वहाँ पे सही रेजिडेंस परमिट लेके जाएं, गलती ना करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होने जा रही है इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात से कि आपको एकेडमिक परसेंटेज क्या चाहिए होती है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। देखिए, फिनलैंड में ना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ है, दोनों हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है कि क्या क्या वो पढ़ाती हैं और उनमें क्या क्या करिकुलम है, इसमें बहुत डिफरेंस है। बाकी एप्लीकेशन में आपको दोनों ही यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस रहता है। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि मुझे मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए यहाँ पे जब मैंने अप्लाई करना है फिनलैंड में। आपने जब अप्लाई करना है, चाहे आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो चाहे आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो, आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ वेरी करती है, और यहाँ पे देखिए कंसल्टेंट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि 50% मार्क्स पे मेरी कहाँ पे एडमिशन आएगी। अगर 70 वाला स्टूडेंट है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी लेके दे, ताकि आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसा नहीं है कि आपका कैलिबर था, आपके 70-80% मार्क्स थे, अच्छी यूनिवर्सिटी का कैलिबर था, बट कंसल्टेंट आपने हल्का चूज कर लिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे एक रिटन काम बहुत होता है, तो उसमें आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं है, फिर वो आपको गाइड भी नहीं कर पाता, कई बार उनको खुद को नॉलेज नहीं होती। तो वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरी एप्लीकेशन जा रही है। वहाँ पे सही यूनिवर्सिटी में मैं अपने कैलिबर की यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ बाद में, फिर एंड उस डिग्री का ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। रैंकिंग का देखिए मैटर तो करता ही है ना, यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग की होगी तो फ्यूचर अच्छा होता है। तो बेसिकली 50% मिनिमम है, बाकी ज़्यादा मार्क्स आपके अच्छे होंगे तो एप्लीकेशन सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड फिर बात आ जाती है, ठीक है, दोनों ही बैचलर्स एंड मास्टर्स में इतनी आपको मिनिमम चाहिए होती है। इसके साथ साथ कई बारी यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज दोनों ही कई बारी क्या करती हैं, आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट मांगती हैं। अब ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, इसमें एक अच्छा स्कोर चाहिए होगा तो आपको एप्लीकेशन आपकी आगे प्रोसीड करती है, एंड कहीं कहीं पे तो ये मैंडेटरी भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, एंड अगेन यहाँ पे आपके कंसल्टेंट की जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की बात आ जाती है कि कितनी उनको नॉलेज है। ऐसा होता है कई बार कि सिर्फ थियोरी पता होती है, अप्लाइड नहीं होता काम। एंड यहीं पे आप अगली बात करते हैं कि अप्लाइड साइंसेज, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बेसिकली आपको फोकस हो रहा है कि आपको असली स्किल्स आप में डेवलप करी जाएं। एंड जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एक्चुअली, जहाँ पे दूसरी अकेली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो होती हैं बेसिकली रिसर्च बेस्ड, एंड वहाँ पे आप थियोरी ज़्यादा सीखते हो, तो अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो इनमें, तो वहाँ पे जो एंट्री का क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट रहता है, एंड इस एंट्री क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करना है, कैसे मीट करना है, यहाँ पे आपकी हेल्प आपको चाहिए होती कई बार, ठीक है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। फिर बात आ जाती है कि क्या मुझे अप्लाई करने के लिए इंग्लिश टेस्ट जैसे कि आईएलटीएस, पीटी, टॉफल देना पड़ेगा। देखिए, ये डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड पे कि आपकी जो 12वीं आपने करी है, जो 12th की एजुकेशन है वो किस बोर्ड से है, या फिर आपकी बैचलर्स जो है आपने इंग्लिश में करी है या नहीं।
मोस्ट लाइकली अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको आईएलटीएस पीटी टॉफल नहीं देना पड़ेगा, बट जब आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे और आपकी प्रीवियस एजुकेशन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं और उनको नहीं देना पड़ेगा, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को नहीं देना पड़ता है। पर फिर अगेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात आ जाती है कि आप जो कोर्स में अप्लाई कर रहे हो और जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन क्या डिमांड करता है और उसको कैसे फुलफिल करना पड़ता है। फिर बात आ जाती है कि स्पाउस मेरा साथ जा सकता है या नहीं एंड मुझे कैसे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहिए। देखिए मार्केट में मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि एक ट्रैप है, उस ट्रैप से आपको बच के चलना है। वो ट्रैप क्या है? वो ट्रैप है कि आपको परमिट बी दिलाया जाएगा। परमिट बी में ना आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा नहीं मिलता वहाँ जाके एंड उसमें आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं बाद में। जो पीजी डिप्लोमास हैं यहाँ पे वो आपको अवॉइड करने हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं। तो पीजी डिप्लोमास में क्या है, आपको जब आप एज अ स्टूडेंट जाते हो तो आपके स्पाउस का देखिए अप्लाई तो हो जाता है, पर वो टेम्परेरी परमिट का इशू ये रहता है कि आपको वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को राइट्स मिलते हैं वो फुल राइट्स नहीं मिलते हैं एंड आपको बहुत सारे जो डिस्काउंट्स हैं और जो आपके फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उनसे आप वंचित रह जाते हो। फिर वहाँ पे आपको इशू क्रिएट होगा कि आप उनसे डिप्राइव्ड रहोगे तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ेगा एक। तो इससे बच के चलिए। आप जब भी अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में अप्लाई करिए, आप बैचलर्स और मास्टर्स में जाइए। यहाँ पे आपके अपने स्पाउस और चिल्ड्रन जा सकते हैं। स्पाउस को आपके देखिए फुल राइट्स मिलते हैं, वर्किंग राइट्स, पर आपको जो राइट्स मिलते हैं वर्किंग राइट्स वो मिलते हैं सिर्फ 30 आवर्स पर वीक। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। तो काम का देखिए ऐसा है कि अगर तो आप विलिंग हैं, आपका स्पाउस विलिंग है तो फिर तो काम मिल जाता है। आप सीखना चाहते हो कुछ, ठीक है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। आप अगर लेट्स से आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको वहाँ की अगर लोगों के साथ बात करनी, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स में आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, तो वो आपको अगर नहीं है आपके पास लैंग्वेज की स्किल, फिर आप तंग रहोगे एंड एक ही आपको जाते ही ना देखिए जॉब नहीं मिल जाएगी। ये माइंडसेट मत लेके चलिए कि मुझे जाते ही जॉब मिल जाएगी एंड ओके ओवरनाइट मैं एक स्टार बन जाऊंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए ओवरनाइट सक्सेस यहाँ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से फिनलैंड, ये जो ये कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड वगैरह, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो इनको ध्यान में रख के चलिए कि ये अच्छी कंट्रीज़ हैं, बट मैं एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलूँ। काम एकदम से नहीं मिलेगा, मेरे पास स्किल्स होंगी तभी काम मिलेगा। वर्क राइट्स आपके पास पूरे हैं, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स वर्क कर सकते हो एज अ स्पाउस एंड एज द मेन स्टूडेंट 30 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, विच इज़ मोर देन इनफ। बहुत सारी कंट्रीज में 20 आवर्स रहता है, तो यहाँ पे आपको 30 आवर्स मिल रहे हैं एंड जॉब मिल जाती है, देन आपका यहाँ पे ठीक रहेगा। फिर बात आ जाती है ट्यूशन फी की। देखिए ट्यूशन फी आपकी यहाँ पे रफली 7,500 यूरो से स्टार्ट हो जाती है, पर ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको 8,000, 9,000, 10,000 यूरो की रेंज में मिलेंगे। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं प्रोग्राम, वो 12 to 13,000 यूरोस पर ईयर की रेंज में मिलेंगे। एंड फिनलैंड की एजुकेशन जो है वो टॉप की है। यहाँ पे फिनलैंड में आपके पास ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो फ्री हैं, आप फ्री में पढ़ सकते हो उनमें एंड स्पाउस एंड बच्चों को साथ लेके जा सकते हो। पर हो सकता है फ्यूचर में वो फ्री ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। जब अपडेट आएगा ओके चैनल पे आपको मिल जाएगा वो भी। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि इतने ही फ्री प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, बट उनमें कैसे एडमिशन होनी है, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि कैसे एडमिशन होनी है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे मीट करना है। यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की बात आ जाती है। फिर अगली बात है कि ट्यूशन फी ठीक है अफोर्डेबल है, आपको फंड्स कितने शो करने हैं। आप जब एज अ मेन एप्लीकेंट, जब आप स्टूडेंट हो तो आपको कोई फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं शो करने हैं। यहाँ पे आपको ओनली 9600 यूरोस पर ईयर शो करना होता है कि मेरे पास अपना इतना लिविंग एक्सपेंस है। तो ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, पर
ये अकाउंट, ये आपके अकाउंट में शो होना है, कहाँ पे होना है, ये स्पॉन्सर कौन कर सकता है, ठीक है, आपको पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं, या कोई थर्ड पार्टी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, कोई थर्ड पर्सन स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं, या फैमिली में कौन स्पॉन्सर कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको हम असिस्ट करते हैं। तो आपके फंड्स कैसे शो होने हैं, एंड अगर आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन जा रहे हैं, आपको उनके भी फंड्स शो करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि उनके भी लिविंग एक्सपेंस साथ जुड़ जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐड ऑन हो जाती है कि आपके पास अपने रहने सहने का सबके लिए खर्चा पानी है, तो ये आपको शो करना पड़ेगा। तो ये सारा अमाउंट कैसे शो किया जाए, ठीक है, एंड कौन से अकाउंट में रखना है, आपको एफडीज एक्सेप्टेड है या नहीं है, ठीक है, या फिर सेविंग एक्सेप्टेड है, तो ये सारी चीज़ों में आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो फिर ये सारी बात होगी कि मेरे को फंड्स कितने चाहिए। इसके बाद आ जाती है बात कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कितनी देर का है। जब आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप कितनी देर फिनलैंड में रह सकते हो, और आपके पास कितना टाइम होता है कि आप जॉब ढूंढिए या फिर बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास, जब आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, आपके पास 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, जिसमें आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है पैसा तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बट आपको उनकी इकोनॉमी में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में पीआर का रास्ता खुल सके। पीआर के लिए आज की डेट में देखिए बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहना पड़ता आपको। 4 साल आपने वहाँ पे रह लिया तो पीआर अप्लाई हो जाती है, बट फ्यूचर में हो सकता है ये बढ़ के 6 साल हो जाए। तो अभी तो आप अगर अप्लाई करते, देखिए फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे वो होंगे, बट आज की डेट में आप 4 साल अगर वहाँ पे लीगली स्टे कर लेते हैं फिनलैंड में, तो आप फिर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका फिर 6 साल का ये होने की तैयारी में है, एंड कुछ चेंजेस हैं जो फिनलैंड की गवर्नमेंट लाना चाह रही है। देखिए बाकी कंट्रीज भी स्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो फिनलैंड में भी ये चेंज आपको दिख सकता है। तो कोशिश करिए कि आपका जो ये नेक्स्ट इनटेक है ऑटम 2026, उसके लिए अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशंस अभी ओपन है और कुछ ओपन होने जा रही हैं जल्दी। एप्लीकेशन की जो फ़ी रहती है आपकी यहाँ पे वो 100 यूरोज रहती है यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने की। यहाँ पे आप अप टू 6 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन फ़ी में। आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 1 या 2 में ही, ये बहुत इतनी सारी एप्लीकेशंस की एक ही फ़ी जानी है आपकी। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है लेके कि मैं इतनी फ़ी ही दूं अपने कंसल्टेंट को, कोई ज़्यादा नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 एप्लीकेशन डालनी है तो मैं मेरा 1000 यूरो लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी बात है ये भी एक समझने की। तो पीआर का भी ये एक फिनलैंड का बेसिकली बात क्या है कि आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आप स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते, एंड फिनलैंड, ये जो नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यहाँ पे आज भी पॉसिबल है। बहुत सारी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। यूके में देखिए मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम है, फिर ही आप लेके जा पाएंगे, वहाँ पे टाइट हो चुका है। फिर यूएसए में देखिए स्टूडेंट को F2 वीज़ा नहीं मिल रहा है अभी। पहली बात तो आपको F1 वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट मतलब इशू क्रिएट हो चुका है, एंड यूएस के अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए हैं। यही कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है, आपके चिल्ड्रन को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड एक अच्छा फ्यूचर है आपके लिए।